Today we will study the chapter 4, Distribution of Oceans and Continents, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसी आज है हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त ये भी एक बात है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। इन महाद्वीपों और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे हुआ, कैसे किया, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। The contents of this chapter are continental drift, evidences to support continental drift, forces of drifting, post-drift studies, ocean floor configuration, distribution of volcanoes and earthquakes, concept of sea floor spreading, plate tectonics, major and minor plates, types of plate boundaries, rates of plate movement, forces of plate movements, movement of the Indian plate, and after that we will review the questions. Continental drift, महाद्वीपीय प्रवाह. Alfred Wegener, a German meteorologist, put forth the continental drift theory. जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 1912 में प्रस्तावित किया। According to Wegener, all the continents formed a single continental mass and mega oceans surrounded the same. अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे और इस बड़े महाद्वीप का नाम था पेंजिया। The supercontinent was named Pangaea, which meant all earth, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, और एक विशाल महासागर जिसे पेंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल। The mega ocean was called Penthalassa, meaning all water. वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया first broke into two large continental masses as Laurasia and Gondwana land, forming the northern and southern components respectively. इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। इस विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: The evidences which support this continental drift theory. The first is the matching of continents, jigs of fate. महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, एंड दैट मैप प्रूव्ड टू बी क्वाइट परफेक्ट. द मैच वाज ट्राइड एट 1000 fathom line instead of the present shoreline. Second evidence is rocks of same age across the oceans. महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता. The radiometric dating methods developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. रेडियोमेट्रिक निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है। द अर्लीस्ट मेराइन डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्ट लाइन of South America and Africa are the age of Jurassic Age. तो इससे ये पता चलता है
This suggests that the ocean did not exist prior to that time. Third evidence is Tellite. What are tellite? Tellite are the sedimentary rock formed out of deposits of glaciers. Tellite वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टेलाइट है। ये विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण की ओर इंगित करते हैं। Counterparts of this succession are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica, and Australia. Overall resemblance of Gondwana-type sediments clearly demonstrate that these land masses have remarkably similar history. The glacial tellite provides unambiguous evidence of paleoclimates and also of drifting continents. Placer deposits. Placer निक्षेप. घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिराएं gold bearing veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. Distribution of fossils is another evidence of continental drift. यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। The observation that lemurs occurs in India, Madagascar and Africa led some to consider a contiguous landmass Lemuria linking these three land masses. Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water, and the skeletons of these are found only in two localities, the Southern Cape province of South Africa and Irava formations of Brazil. The two localities are presently 4,800 kilometers apart with an ocean in between them. Now, forces for drifting. Wegener suggested that the movement responsible for the drifting of the continents was caused by pole fleeing force and tidal force. ध्रुवीय फ्लीइंग बल, पोलर फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यही उभार पृथ्वी के घूर्णन का कारण है। दूसरा बल जो वेगनर ने बताया वो है ज्वारीय बल, दैट इज टाइडल फोर्स। Tidal force is due to the attraction of the moon and the sun that develops tides in oceanic waters. Wegener believed that these forces would become effective when applied over many million years. However, most of scholars consider these forces to be totally inadequate. So, after this, there are some post-drift studies. In post-drift studies, सबसे पहले हम देखेंगे संवहन धारा सिद्धांत, conventional current theory. Arthur Holmes in 1930s discussed the possibility of convection currents operating in the mantle portion. 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने कहा
कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। ये उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। मैपिंग ऑफ द ओशनिक फ्लो, महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। Detailed research of the ocean configuration reveal that the ocean floor is not just a vast plain, but it is full of relief. Expeditions to map the ocean floor in the post-World War II period provided a detailed picture of the ocean relief and indicated the existence of submerged mountain ranges as well as deep trenches, mostly located closer to the continent margins. The mid-oceanic ridges were found to be most active in terms of volcanic eruptions. The dating of the rocks from the oceanic crust revealed the fact that they are much younger than the continental areas. Rocks on either side of the crest of oceanic ridges and having equidistant locations from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and their ages. Ocean floor configuration. The ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as the forms of relief. These divisions are: महासागरीय तल को गहराई व उच्चावच के आधार पर तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। ये हैं महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। In this figure you can see the continental slope. The continent, when it's submerged in the ocean, it is slopy in the oceans. आप देख सकते हैं जब महाद्वीप महासागर में थोड़े से डूबे हुए होते हैं तब ये ढाल के रूप में होते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, महाद्वीपीय सीमा, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस, गहरी महासागरीय खाइयाँ सभी शामिल हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। एबिसल प्लेन्स, वितलीय मैदान। These are extensive plains that lie between the continental margins and mid-oceanic ridges. The abyssal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिजेस। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती हैं। It is the longest mountain chain on the surface of the earth, though submerged under the oceanic waters. It is characterized by a central rift system at the crest, a frictionated plateau and flank zone all along its length. And the rift system at the crest is the zone of the intensive volcanic activity. मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। A line of dots in the central parts of the Atlantic Ocean almost parallel to the coastlines. भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये तटरेखा हिंद महासागर तक जाती है, फिर दो भागों में बंट जाती है। The line which into East Africa and the other meeting a similar line from Myanmar to New Guinea. You will notice that this line of dots coincides with the mid-oceanic ridges.
The shaded belt showing another area of concentration coincides with the alpine Himalayan system and the rim of the Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridges are at shallow depth, whereas along the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific. The map of volcanoes also shows a similar pattern. Here you can see the map showing distribution of earthquakes and volcanoes. You can see that कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में आप देख सकते हैं तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा है। फिर ये आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बंट जाती है, जिसकी एक शाखा आप देख रहे हैं पूर्वी अफ्रीका की ओर है और दूसरी जो है म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर जाकर के एक रेखा से मिल जाती है। फिर आप देखेंगे कि ये बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र शेडेड बेल्ट यानी कि छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है। ये अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। आप देख सकते हैं जहां प्रशांत महासागर है उसके किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज हैं, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागरीय अधस्थल का विस्तार। The mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rocks from oceanic regions reveal some facts. चट्टानों की पुराचुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से कुछ तथ्यों को उजागर किया है। वे तथ्य हैं, सबसे पहला, it was realized that all along the mid-oceanic ridges volcanic eruptions are common and they bring huge amounts of lava to the surface in this area. मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। The rocks equidistant on either sides of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition and magnetic properties. तो महासागरीय कटकों के समीप की जो चट्टानें हैं वो सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है उनमें, और ये नई चट्टानें हैं। कटकों के शीर्ष से दूर जो चट्टानें हैं उनकी आयु भी अधिक है। The oceanic crust rocks are much younger than the continental rocks. महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी चट्टानों से अपेक्षा अधिक नई हैं। The age of rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 million years old. Some of the continental rock formations are as old as 3200 million years. The sediments on the ocean floor are unexpectedly very thin. Scientists were expecting, if the ocean floors were as old as the continent, to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. However, nowhere was a sediment column found to be older than 200 million years. गहरी खाइयों में जो भूकंप की उद्गम केंद्र हैं, जो फोकस है अर्थक्वेक का, वो बहुत ही गहराई में है, लेकिन जो मिड ओशन रिजेस हैं यानी कि वो क्षेत्र जो मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक का जो फोकस है वो कम गहराई पर होता है। These facts and detailed analysis of magnetic properties of the rocks on either sides of the mid-oceanic ridge led Hess to propose his hypothesis known as the sea floor spreading.
तो इन सभी विश्लेषण के आधार पर हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्तल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं जिसके कारण उनमें विभेदन हुआ है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। The younger age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other made Hess think about the consumption of the oceanic crust. Hess का कहना है कि महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही है उन्होंने। उनके अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, इसमें महासागरीय अधस्तल विस्तार को दिखाया गया है। यहाँ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, अभिसारी प्लेट सीमा, रूपांतर प्लेट सीमा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, अपसारी प्लेट सीमा, महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन, तरुण प्लेट सीमा, यंग प्लेट बाउंड्री, महाद्वीपीय पटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सबडक्टिंग प्लेट, महासागरीय पटल, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर, हॉटस्पॉट्स आप देख सकते हैं। जहां एस्थेनोस्फेयर है वो पृथ्वी की मैंटल वाली परत है और मैंटल वाली परत में ही दुर्बलता मंडल उसकी ऊपरी परत में पाया जाता है। यहाँ पर अक्सर वॉल्केनोज आते रहते हैं और हॉट स्पॉट्स हैं, ये तप्त स्थल हैं। जहाँ अपसारी प्लेट सीमा है आप देख सकते हैं वहाँ पर ओशनिक रिजेस हैं और जहाँ पर अभिसारी प्लेट सीमा है यानी कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है वहाँ आपको खाइयाँ, ट्रेंचेस दिखाई दे रहे हैं। इसमें भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति आप देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स थ्रू जियोलॉजिकल पास्ट, द मोशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द पास्ट 540 मिलियन ईयर्स। हमारे महाद्वीपों की स्थिति 5400 लाख वर्ग पूर्व देख सकते हैं मानचित्र में ऐसी थी। 4200 लाख वर्ष पूर्व इस तरीके की स्थिति हुई। 3000 लाख वर्ष पूर्व जो स्थिति थी 1200 लाख वर्ष में ये थोड़ी सी ऐसी स्थिति में आने लगे और आप वर्तमान में देख रहे हैं इन महाद्वीपों की जो वास्तविक स्थिति है वो आज ये है। प्लेट टेक्टोनिक्स। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। इट वाज इन 1967 Mackenzie, Parker and Morgan independently collected the available ideas and came out with another concept which termed as plate tectonics. A tectonic plate, which is also known as lithospheric plate, is a massive irregularly shaped slab of solid rock, generally composed of both continental एंड ओशनिक लिथोस्फेयर। ये दोनों से बनी हुई है। ये महाद्वीपीय स्थल मंडल और महासागरीय स्थल मंडल दोनों से ही ये निर्मित है। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फेयर एंड रिजिड यूनिट्स। The lithosphere includes the crust and top mantle with its thickness range varying between 5 and 100 kilometers in oceanic parts and about 200 kilometer in the continental areas. A plate may be referred to as the continental plate और oceanic plate। एक प्लेट को महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट दोनों ही कहा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसका हिस्सा ज़्यादा है, कौन सा हिस्सा ज़्यादा है, महासागर का या महाद्वीपों का। यदि महासागरों का हिस्सा ज़्यादा होता है तो वो महासागरीय प्लेट कहलाती हैं और यदि महाद्वीपों का हिस्सा ज़्यादा होता है तो वो महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। पैसिफिक प्लेट इज़ लार्जली ऑन ओशनिक प्लेट, whereas the Eurasian plate may be called a continental plate. The theory of plate tectonics proposes
that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल जो है 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है. Young fold mountain ridges, trenches and or falls surround these major plates. So some major plates are as follows. प्रमुख प्लेट इस प्रकार हैं. Antarctica and the surrounding oceanic plate, North American with Western Atlantic floor separated from the South American plate along the Caribbean Islands plate, South American plate with Western Atlantic floor separated from the North American plate along the Caribbean Islands, Pacific plate, India, Australia, New Zealand plate, Africa with the Eastern Atlantic floor plate, Eurasia and the adjacent oceanic plate. Some important minor plates, कुछ छोटी प्लेटें हैं जैसे कोकोस प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, नज़का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, अरेबियन प्लेट मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंड मास, फिलिपाइन प्लेट between the Asiatic and Pacific plate, Caroline plate between the Philippine and Indian plate north of New Guyana, Fuji plate northeast of Australia. Here you can see all these places in this map. आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिकी प्लेट आपको दिखाई देगी, मध्य अटलांटिक कटक, ये सभी प्लेट्स आपको मानचित्र में दिखाई देंगे. सो दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव बाय वेगनर. महाद्वीप गतिमान नहीं है जैसा कि वेगनर की संकल्पना कहती है, बल्कि महाद्वीप तो प्लेट का हिस्सा है और प्लेटें गतिमान हैं, प्लेटें मूव कर रही हैं. इसीलिए इन प्लेटों के ऊपर जो भी महाद्वीप हैं वो भी गतिमान समझ में आते हैं. तो कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ प्लेट एंड व्हाट मूव्स, इट इज़ द प्लेट. Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past and shall continue to move in the future as well. ये पहले भी जो है मूव करती आई हैं प्लेट्स और भविष्य में भी ये प्लेट्स जो हैं वो मूव करती रहेंगी. Wegener had thought of all the continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangaea. However, later discoveries reveal that the continental masses resting on the plates have been wandering all through the geological period, and Pangaea was a result of converging of different continental masses that were parts of one or other plates. Scientists using the paleomagnetic data have determined the positions held by each of the present continental landmass in different geological periods. और भारतीय उपमहाद्वीप जो अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत हैं, इसकी अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है. प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं. So there are 3 types of plate boundaries. First is divergent boundary, अपसारी सीमा. जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं, where new crust is generated as the plates pull away from each other, तो नई परपटी का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, अपसारी सीमा, अपसारी प्लेट. वो स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है. द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज द मिड अटलांटिक रिज. एट दिस द अमेरिकन प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स. सेकेंड इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर. जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां
भूपर्पटी नष्ट होती है वो अभिसरण सीमा है। जहाँ पर जिस जगह वो प्लेट धंसती है उसे प्रविष्टन क्षेत्र या फिर सबडक्शन जोन कहा जाता है। There are 3 ways in which convergence can occur. 3 प्रकार से ये अभिसरण होता है। पहला, बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट्स के बीच। बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच। या बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, यहाँ ना तो किसी भूपर्पटी का निर्माण होता है और ना ही किसी पर्पटी का विनाश होता है। उसे हम रूपांतर सीमा कहते हैं। वेयर द क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस एंड नॉट डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट साइड स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। इसमें प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश ट्रांसफॉर्म फ्लॉल्स 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूसरे हिस्से पर भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। Here you can see the diagrams of plate boundaries. First is your divergent boundary, second is convergent boundary, and third is the diagram of transform boundary. Now, rates of plate movement. Plate प्रवाह दरें. The strips of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridges help scientists to determine the rates of plate movement. How the rates of plate movement measure, determine, किस तरह से प्लेट प्रवाह की दरों का निर्धारण होता है। तो सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय तट के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। These rates vary considerably. The Arctic ridges has the slowest rate, less than 2.5 centimeter per year. But the East Pacific rise near Easter Island in the South Pacific, about it is 3,400 kilometer west of Chile, has the fastest rate, more than 15 centimeter per year. प्लेट को संचालित करने वाले बल, forces for the plate movement. So at the time that Wegener proposed his theory of continental drift, most scientists believed that the earth was a solid, motionless body. However, concepts of seafloor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the earth and the interior are not static. They are motionless but are dynamic. The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner. The heated material, उष्ण पदार्थ जब धरातल पर पहुंचता है, फिर ये फैलता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, फिर गहराई में जाकर ये नष्ट हो जाता है और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। इसी चक्र को कन्वेंशनल फ्लो, संवहन प्रवाह या कन्वेक्शन सेल का नाम दिया जाता है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं। देयर आर 2 मेन सोर्सेस ऑफ हीट विद इन द अर्थ। फर्स्ट इज रेडियो एक्टिव डिके, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, और अवशिष्ट ताप, रेसिडुअल हीट। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार, ओशन स्प्रेडिंग अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं।
हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रवेशन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। In the east, the Indian subcontinent plate extends through Rakhionuma mountain of Myanmar towards the island arc along the Java Trench. The eastern margin is a spreading site lying in the east of Australia in the form of an oceanic ridge in southwest Pacific Ocean. और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थन माउंटेन्स को फॉलो करती है। ये आगे मकरान कोस्ट के साथ साथ होती हुई दक्षिणी पूर्वी चागोस द्वीप समूह, इन चागोस आर्कियोपेलिगो के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो एक विस्तारण तल है में जाकर के मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी ओशनिक रिज से डिटरमाइन होती है, जो कि एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और ये लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। India was a large island situated off the Australian coast in a vast ocean. The Tethys Sea separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. India is supposed to have started her northward journey about 200 million years ago at the time of when Pangaea broke. ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ साल पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। कुछ इस तरीके से जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और इसका रिजल्ट हुआ कि हिमालय पर्वत आगे आया। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति आप इसमें देख सकते हैं। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले ये उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था, मतलब इक्वेटर से नीचे था। इन दो प्रमुख प्लेटों को टैथीस सागर अलग करता था और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी और वो थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना, फॉर्मेशन ऑफ द दक्कन ट्रैप फ्रॉम आउटपोरिंग ऑफ लावा। This started somewhere around 60 million years ago and continued for a long period of time. ये उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। It was still close to the equator. 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई और इसके बाद हिमालय वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। Scientists believe that the process is still continue and the height of the Himalayas is rising even to this date. धन्यवाद। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।